मैं डॉक्टर C.L. महावर BA थर्ड ईयर की छात्राओं को मैथिली शरण गुप्त के काव्य के प्रमुख तत्व हैं उसके बारे में बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युग के प्रमुख कवियों में से एक राष्ट्र कवि हैं और इन्होंने भारतीय संस्कृति को, भारतीय राष्ट्रीय विचारधारा को पोषित किया है और उन्हीं के बारे में जो उनकी प्रमुख काव्य के जो तत्व हैं वो निम्न प्रकार से हैं। पहला नंबर 1, रहस्यवादी चिंतन। कवि में रहस्यवादी भावना का स्पर्श मिलता है, पर यह रहस्यवाद उनका स्वाभाविक न होकर केवल अपने योग धर्म के रूप में ही व्यंजित हुआ। कहने का तात्पर्य यह है कि उनका जो रहस्यवाद है वह स्वभाव रूप से ही जो धर्म के अंतर्गत था वही उसमें व्याख्यात किया गया है। विशेष रूप से उन्होंने इसके लिए कोई प्रयास नहीं किया। रहस्यवाद के लिए जो स्वभाव से आ गया, जो अपने आप आ गया, उसी का वर्णन उन्होंने इसमें किया है। नंबर 2, समन्वयवाद। मैथिली शरण गुप्त सामाजिक दृष्टि से हिंदू मुसलमानों के एकात्मक और समन्वय के आकांक्षी रहे हैं। यानी भारतीय संस्कृति के, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसी जाति धर्म संप्रदाय के व्यक्ति रहे हों, लेकिन उन सब में समन्वय था। वो सब एक थे, भारत के लोग थे, भारत के निवासी थे और सब में राष्ट्रीय एकता की भावना थी। सब में अपनापन था और अपनेपन की भावना से ओतप्रोत भावनाएं इनके काव्य में देखने सुनने को मिलती है और इनका काव्य है राष्ट्रीयता समन्वयवाद को पोषित करता है। नंबर 3, भावों की मनोवैज्ञानिकता। मैथिली शरण गुप्त ने अपने रचनाओं में भावों को मनोवैज्ञानिक रूप से अभिव्यंजित किया है। इस दिशा में कवि ने अपने भाव स्थितियों की व्यवस्था और कल्पना के उत्कर्ष को निरूपित किया है। यानी जो भाव हैं, मन की जो कल्पनाएं हैं, उनको मनोवैज्ञानिक रूप से रूपांतरित किया, अभिव्यक्त किया, अभिव्यंजित किया है। क्यों समय परिस्थिति के अनुसार जो कल्पनाएं हैं, जो भावनाएं हैं मन में उठती और बैठती है, उन भावनाओं को जो साकार रूप प्रदान किया वो मनोवैज्ञानिक तरीके से दिया, क्योंकि वो हमारे मनोविज्ञान को, हमारे विज्ञान को, हमारे जीवन को अभिव्यक्तित करता है, अभिव्यंजित करता है, बतलाता है। इसलिए उनके जो भाव हैं वो मनोवैज्ञानिक तरीके से उन्होंने इनको व्याख्यायित किया। नंबर 4, चरित्र विधान की मौलिकता। गुप्त जी ने अपने विविध प्रबंधात्मक कृतियों में चरित्र विधान में मौलिकता पर बल दिया है। उर्मिला, यशोधरा और कैकेयी के चरित्र चित्रण में यह मौलिकता दर्शनीय है, क्योंकि भारतीय संस्कृति के पोषक कवि रहे हैं और मौलिकता यानी मूल जो है उसी को उन्होंने अपने प्रबंध काव्य में है अभिव्यंजित किया है। जो चरित्र है, नारी का जो चरित्र है उसको बखान किया, उसकी अहमता, उसके अधिकार, उसकी पवित्रता, उसका चरित्र का बखान किया है। इसमें उर्मिला, यशोधरा, कैकेयी, ये भी जो भारतीय संस्कृति के अन्य कवियों ने इनको छोड़ दिया था ताकि इनके काव्य में इनके चरित्र का इतना कोई महत्व नहीं, लेकिन वास्तव में उनका चरित्र उज्ज्वल रूप से प्रस्तुत करने वाले अगर प्रबंध कवि के रूप में उभर कर सामने आए तो मैथिली शरण गुप्त थे। उन्होंने इन नारी के चरित्र को ऐसे व्याख्यात किया कि वास्तव में उनका चरित्र था अन्य से भिन्न और उज्ज्वल था। नंबर 5, प्राचीन संस्कृति की स्वाभाविकता। मैथिली शरण गुप्त की इन सभी रचनाओं में कथा और चरित्र की प्राचीन संस्कृति निष्ठ रूपरेखा इस प्रकार स्वाभाविकता और औचित्य के साथ उपलब्ध होता है कि राष्ट्रकवि की मौलिक मान्यताओं का परिचित मिल जाता है। क्योंकि भारतीय संस्कृति है, भारतीय संस्कृति वो स्वाभाविक रूप से उनकी कथा है, उनका चरित्र है, संस्कृति है, वो सब औचित्य है और राष्ट्रकवि के रूप में उनकी मान्यताएं मिल जाती है। क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय जो संस्कृति है
वो संस्कृति भारतीय संस्कृति की देन है, और भारतीय संस्कृति संसार की सर्वश्रेष्ठ संस्कृति है। उनके जो चरित्र है, उनकी जो कथाएं हैं, वो श्रेष्ठता लिए हुए हैं, और वही राष्ट्र कवि ने उनके मौलिक मान्यताओं को अभिव्यंजित किया, व्याख्यात किया। इसलिए भारतीय संस्कृति का स्वाभाविक रूप से मैथिली चंद्रगुप्त ने व्याख्यात किया, व्यंजित किया, लोगों को बताया। नंबर 6, विस्तार और वैविध्य। मैथिली चंद्रगुप्त की रचनाओं में विस्तार और वैविध्य मिलता है, जिसमें वे अपने सूक्ष्म अंतःप्रवेशनी दृष्टि से भावों के प्रबल अनुभूतियों को पहना कर मनोस्थलों के संधान और चयन द्वारा उन्हें और अधिक व्यापक और विस्तार दे रहे हैं। क्योंकि विस्तार यानी बड़े विस्तार के साथ में जो अपनी रचनाएं विस्तार के साथ में अपनी सूक्ष्म अंतःप्रवेशनी जो दृष्टि थी, जो भाव भंगिमा थी, भावों की उनकी प्रबलता थी, उन भावों के प्रबलता के साथ अनुभवों को साथ लेकर के जो मर्म स्थल थे, मार्मिक जो वेदनाएं थे, मार्मिक जो स्थान थे, उनका चयन करते, उनका संधान करते हुए ऐसे विस्तार से उसको अभिव्यंजित किया और सुनने वाले और पढ़ने वाले के मन मस्तिष्क पर प्रभाव डालता था। इसीलिए इनके काव्य में राष्ट्रीयता, देश प्रेम एवं भारतीय संस्कृति का जो ज्ञान था, जो पोषक था, इन्होंने अपने काव्य में प्रसिद्ध किया। इससे भारतीय संस्कृति उज्ज्वलता की ओर आगे बढ़ी। नंबर 7, भावों के आदर्शीकरण की वृद्धि। मैथिली चंद्रगुप्त की रचनाओं का भाव पक्ष जितना समृद्ध और अपरिमित है, उतना ही कल्पना की अनुपम, विराट और भाव के आदर्शीकरण के चित्रण में भी प्रबल है। यानी गुप्त जी का जो भाव पक्ष है इतना समृद्ध है, उतना उसका कल्पना पक्ष भी समृद्ध है, विराट है, सूक्ष्म नहीं है, छोटा नहीं है, बल्कि उनका भाव पक्ष और कला पक्ष बड़ा विस्तार, बड़ा भाव मिल गया। यानी विस्तार के साथ में, बड़े भावों के साथ में और बड़ा विराटता के साथ में, सूक्ष्मता के साथ में विराट और आदर्श भाव को लेकर के चित्रण किया है, वो वास्तव में उनका बड़ा आदर्श के साथ में आदर्श को व्यंजित करता है। नंबर 8, इतिहास शैली के पोषक। मैथिली चंद्रगुप्त की समस्त रचनाओं का अनुशीलन करने पर पता चलता है कि कवि में इतिवृत्तात्मक वृत्ति अधिक है, जिसकी परंपरा उन्हें भारतेंदु युग के द्विवेदी काल की इतिवृत्तात्मक शैली से प्राप्त हुई है। क्योंकि मैथिली चंद्रगुप्त द्विवेदी काल के कवि थे और द्विवेदी काल में राष्ट्रीय भावधारा के कवि थे, तो इनकी जो कलम चली, इनकी जो रचनाएं थी वो इतिवृत्तात्मकता थी, लेकिन कौन सी थी? राष्ट्रीय थी, इतिहास की। यानी इतिहास की जो बातें थी, इतिहास की बातों को दोहराना, इतिहास के जो प्रबल तत्व थे, प्रबल जो बातें थी उनको बताना, और इतिहास के जो उदाहरण देते हुए भारतीय संस्कृति के, भारतीय शैली के, भारतीय इतिहास को बखान किया। इसीलिए इनकी जो काव्य शैली थी वो द्विवेदी काल की इतिवृत्तात्मक शैली से प्राप्त हैं, और इसलिए भारतीय जो इतिहास शैली थी इनका एक प्रमुख शैली रही। नंबर 9, नारी के सम्मान की प्रबलता। गुप्त जी की रचना में नारी को वासना का तो पात्र नहीं, अपितु उनके विविध रूपों में उदात्त भावधारा तथा नारी के स्वत्व और अधिकारों की चेतना को प्रसारित किया। क्योंकि नारी का सम्मान की जब बात करते हैं तो मैथिली चंद्रगुप्त ने नारी के सम्मान में बात कही है, नारी के सम्मान की बात को उजागर किया है, और नारी के वासना के रूप में नहीं, बल्कि नारी के विविध जो रूप थे, अन्य शक्तिशाली, चरित्रवान, उन रूपों को प्रसारित, पोषित और व्याख्यात किया। इसलिए हम कह सकते हैं अगर नारी के उनके अधिकार, स्वत्व और उसके चरित्र का बखान करने वाले, नारी का सम्मान को दिलाने वाले अगर कोई कवि थे तो मैथिली चंद्रगुप्त थे। नंबर 10, राष्ट्रीय विचारधारा। गुप्त जी ने अपनी रचनाओं में राष्ट्रीय विचारधारा का पूर्णतः समावेश किया।
यानी जो भी इसकी रचनाएँ हैं मिथिलेश चंद्र गुप्त की, उन सब रचनाओं के अंतर्गत भारतीय राष्ट्रीयता की भावधारा है, भारतीय राष्ट्रीय चेतना की भावधारा, क्योंकि द्विवेदी के समय अंग्रेजों का राज था और उस समय भारत में राष्ट्रीयता का गुणगान किया जा रहा था, राष्ट्रीय भावधारा को उजागर किया जा रहा था, देश में देश प्रेम की भावना, राष्ट्रीय एकता की भावना भरी जा रही थी। अतः मिथिलेश चंद्र गुप्त के काव्य में भी हमें राष्ट्रीय विचारधारा के ही तत्व मिलते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि मिथिलेश चंद्र गुप्त थे, अपने समय के राष्ट्र कवि थे और भारतीय संस्कृति के पोषक कवि भी रहे। धन्यवाद।